प्यारे बच्चों, सुप्रभात। बेटा आज हम हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तिका का पाठ 8 पढ़ने जा रहे हैं। विषय है बेटा अमरकंटक। ये एक तीर्थ स्थल है बेटा, और यह पुण्य सलिला नर्मदा का उद्गम स्थल है। तो बेटा हम अमरकंटक एक तीर्थ स्थल है, उसके बारे में पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। प्रतिदिन के कार्य व व्यस्त जीवन से थक कर लोग छुट्टियां मनाने रमणीक स्थानों पर जाया करते हैं। रमणीक अर्थात सुंदर। ऐसे स्थानों में अमरकंटक भी एक है। यह मध्य प्रदेश का एक वन्य और पर्वतीय स्थल है। धार्मिक दृष्टि से भी इसका विशेष महत्व है, क्योंकि यह पुण्य सलिला अर्थात पुण्य पवित्र सलिला नदी नर्मदा का उद्गम स्थल है। नर्मदा कुंड में स्नान और नर्मदा मंदिर के दर्शन के लिए प्रतिवर्ष अर्थात हर वर्ष हजारों यात्री आते हैं। घने जंगलों में होने के कारण पहले अमरकंटक पहुंचने में बड़ी कठिनाई होती थी, किंतु अब मार्ग दुर्गम नहीं रह गया है, अर्थात आसान हो गया है। कटनी से बिलासपुर जाने वाली रेल लाइन पर पेंड्रा रोड नाम का स्टेशन है। यहाँ से अमरकंटक के लिए बस जाती है। लगभग 40 किलोमीटर लंबे इस बस मार्ग के दोनों ओर के प्राकृतिक दृश्य अत्यंत मनोहर हैं। कहीं तो रास्ते के दोनों ओर ताड़ के पेड़ जैसे लंबे लंबे सरई वृक्षों के सघन वन मिलते हैं, तो कहीं किसी पर्वत को विभाजित करके कलकल करते हुए किसी पर्वतीय झरने से भेंट हो जाती है। सघन वृक्षों के बीच से गुजरती हुई बस के यात्रियों की इच्छा होती है कि यह यात्रा कभी समाप्त ही न हो। अमरकंटक को यह नाम आम्रकूट से मिला है। अमरकंटक को यह नाम किससे मिला है? आम्रकूट से। आम्रकूट विंध्य पर्वतमाला का पूर्वी कोना है। इसे कोने पर अमरकंटक स्थित है। इसी कोने पर अमरकंटक स्थित है। इसके बाहर वाले अक्षेत्र में आम के पेड़ों की भरमार है। भीतर वाले भाग में गहरे जंगल हैं। इन्हीं जंगलों के बीच एक कुंड में से नर्मदा नदी निकलती है। इस कुंड के चारों ओर घने वृक्ष हैं। इसे नर्मदा कुंड कहा जाता है। यहाँ अनेक प्राचीन मंदिर हैं। इन मंदिरों को 10वीं-11वीं शताब्दी में कलचुरी राजाओं ने बनवाया था। यहाँ आने वाले यात्री और श्रद्धालु इन्हीं मंदिरों में ठहरते हैं। जो यहाँ पर यात्री और श्रद्धालु आते हैं वो इन्हीं मंदिरों में रहते हैं। अर्थात श्रद्धालु क्या होता है बेटा? जो आस्था रखते हैं वो इन्हीं मंदिरों में ठहरते हैं। आगे है बेटा, अमरकंटक में नर्मदा का उद्गम तो दिखाई देता है, लेकिन कुछ ही दूरी पर जाकर इसकी धारा जैसे अदृश्य हो जाती है। लगभग 1 किलोमीटर के बाद यह अपने शिशु रूप में प्रकट होकर समतल भूमि पर धीरे धीरे बहती है। आगे चलकर खाई खंदकों को पार करती हुई नर्मदा आगे बढ़ती है। नर्मदा कुंड के पास पत्थर का एक हाथी बना है। क्या बना है बेटा? नर्मदा कुंड के पास पत्थर का एक हाथी। इसके पेट के नीचे बहुत कम स्थान है। प्राय यात्री इसके नीचे से निकलने की कोशिश किया करते हैं। लगभग 6 किलोमीटर बहने के बाद नर्मदा 50 मीटर की ऊंचाई से सहसा नीचे गिरती है। इसे कपिल धारा कहते हैं। यह स्थान स्वर्ग के किसी कोने से कम रमणीक नहीं है। रमणीक अर्थात सुंदर। फुहारों के नीचे बैठकर स्नान करने का अद्भुत आनंद यहाँ लूटा जा सकता है। दूध की तरह स्वच्छ जलधारा के नीचे बैठकर यात्री अपनी सारी थकान भुला देते हैं। नर्मदा कुंड से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर एक और विशेष स्थान है। इसे क्या कहते हैं? सोनमुड़ा कहते हैं। कहाँ पर है? नर्मदा कुंड से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर एक विशेष स्थान है। कौन सा? सोनमुड़ा। एक वृक्ष के नीचे छोटा सा गड्ढा है।
उसी से कुलबुल करता हुआ जल बाहर आता है। यह आगे चलकर एक बड़े नद का रूप ले लेता है। यही है सोन नद। यही सोन नद है। इसका प्राचीन नाम सोनभद्र है। इसके नर्मदा के साथ सोन का नाम उसी प्रकार लिया जाता है जैसे गंगा के साथ यमुना का, परंतु नर्मदा और सोन समीप होने पर भी अर्थात पास होने पर भी गंगा यमुना की तरह किसी संगम पर मिलती नहीं है। सोन अथवा सोनभद्र को पुरुष माना जाता है और नर्मदा को स्त्री। इन दोनों का मिलन न होने के बारे में एक कथा प्रचलित है। बहुत पुरानी बात है। सोनभद्र और नर्मदा का विवाह होने वाला था। स्वयं विंध्याचल ने विवाह का आयोजन किया था। सारी तैयारियां हो चुकी थी, परंतु किसी कारणवश नर्मदा को यह विवाह स्वीकार न हुआ और वह रूठ कर दूसरी दिशा में बह चली। रास्ते में पुरोहित और नाई ने पर्वत का रूप धारण करके उसे मनाने का प्रयास किया, पर नर्मदा नहीं मानी। वह दूसरी ओर बह गई और सोनभद्र को आजन्म अविवाहित ही रहना पड़ा। अमरकंटक से 7 मील आगे कबीर चोरा नाम का एक और प्रसिद्ध है। अमरकंटक से 7 मील आगे कबीर चोरा नाम का एक और प्रसिद्ध स्थान है। यहाँ पेड़ों की घनी छाया के नीचे एक चबूतरा बना है। चबूतरे पर 2 पद चिन्ह अर्थात पैरों के निशान हैं। कहते हैं यह संत कबीर के पैरों के निशान हैं। वे अपने शिष्यों के साथ कुछ समय तक यहाँ रहे थे। भक्तों और साहित्यकारों को यहाँ आकर बड़ी प्रेरणा मिलती है। अमरकंटक एक छोटी सी बस्ती है। यहाँ के निवासियों का मुख्य धंधा गाय भेड़ों को पालना और दूध का व्यापार करना है। पहाड़ों की ढालों पर छोटे छोटे खेत होते हैं। इनमें राई और रम तिला तथा मक्का की खेती होती है। गांव में कच्ची झोपड़ियाँ हैं। यहीं कुछ होटल बन गए हैं। यहाँ यात्री ठहर सकते हैं और भोजन कर सकते हैं। चारों ओर वनों से घिरे होने के कारण जलवायु आर्द्र है। बरसात के दिनों में यहाँ खूब पानी गिरता है। अमरकंटक के वनों में जंगली जड़ी बूटियाँ बहुत मिलती हैं। गुलाब, काबली और चमेली के फूल यहाँ काफ़ी होते हैं। अमरकंटक के पास छोटे छोटे गांव हैं। वनों के बीच बसे इन गांवों में आदिवासी रहते हैं। आदिवासियों की 2 मुख्य जातियाँ हैं, गोंड और बेंगा। गोंड लोग किसी समय काफ़ी उन्नत और सुसंस्कृत थे। मध्य प्रदेश में गोंड राजाओं का राज था। रानी दुर्गावती ने गढ़मंडला में राज किया था। गढ़मंडला नर्मदा के किनारे जबलपुर के निकट है। यहाँ पर रानी दुर्गावती का बनवाया किला अभी तक विद्यमान है। अर्थात यहाँ पर जो रानी दुर्गावती ने किला बनवाया था वो अभी भी वहाँ पर विद्यमान है, स्थित है। गोंड लोग मुख्य रूप से खेती करते हैं और जंगल से तोड़े गए तेंदू के पत्तों और चिरौंजी, महुआ, आम आदि फलों का व्यापार किया करते हैं। तेंदू के पत्ते बीड़ी बनाने के काम आते हैं और चिरौंजी सूखे मेवे के रूप में काम आती है। गोंडों की कई उपजातियां हैं। राजगोंड काफ़ी प्रगति कर चुके हैं, लेकिन दूसरे गोंड पिछड़े हुए हैं। गोंड आदिवासी तनमन से बड़े ताकतवर होते हैं। इनकी स्त्रियां पुरुषों की अपेक्षा अधिक काम करती हैं। ये लोग छोटे छोटे घर बनाकर रहते हैं। एक गांव में 40-50 घर ही होते हैं। कुछ गांव तो 8-10 घरों के भी होते हैं। बेंगा आदिवासी भी अमरकंटक के आसपास रहते हैं। बेंगा लोग बड़े अलग ढंग से जीते हैं। इस जाति के पुरुष कमर पर एक छोटी सी लुंगी बांधे नंगे बदन ही अर्थात नंगा शरीर ही घूमते रहते हैं। एक लुंगी बांधकर छोटी सी। ये शेर को अपना छोटा भाई मानते हैं। ये अपने घरों के आगे एक पत्थर का बर्तन रखते हैं। रोज़ रात को उसमें पानी भर देते हैं। उनका विश्वास है कि छोटा भाई शेर रात को आएगा और पानी पिएगा। बेंगा स्त्रियां कमर में एक छोटी सी धोती बांधती हैं, ऊपर हल्का सा कपड़ा पहन लेती हैं। गोंड की तरह बेंगा स्त्रियां भी बड़ी मेहनती होती हैं। बेंगा गोंडों के पुरोहित का काम भी करते हैं। शादी ब्याह के अवसर पर उनको बड़ा मान सम्मान दिया जाता है। गांव चाहे गोंडों के हों या बेंगाओं के, शाम को ही भरे हुए नजर आते हैं। लोग दिन भर पहाड़ों की खाक छानते रहते हैं। शाम को इकट्ठे होने पर सभी गीत और नृत्य में खो जाते हैं। विशेष पर्वों के समय विशेष नृत्यों का आयोजन होता है।
ये समूह नृत्य होते हैं और इनमें स्त्रियां और पुरुष दोनों ही सम्मिलित होते हैं। हाथों में हाथ डालकर जब ये गाते और नाचते हैं तो धरती भी जैसे झूम उठती है, वृक्ष अंगड़ाई लेने लगते हैं। जंगल में मंगल मनाने वाले इन आदिवासियों के गीतों में भी उनकी अपनी जिंदगी के बोल होते हैं। कर्मा, शैला और रीना इनके नृत्यों के नाम हैं। कौन कौन से? कर्मा, शैला और रीना इनके नृत्यों के नाम हैं। शैला केवल पुरुषों का और रीना केवल स्त्रियों का नृत्य है। कर्मा में स्त्री और पुरुष दोनों शामिल होते हैं। बेंगा और गौंड शिकार के शौकीन होते हैं। यहाँ शेर, चीता, हिरन, बारहसिंगा, खरगोश और जंगली मुर्गी मिलते हैं, बहुत मिलते हैं। ये लोग पक्के निशानेबाज हैं और बड़े बड़े जानवरों का शिकार करना भी इनके लिए बाएं हाथ का खेल है। अमरकंटक पहुंचकर प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ वहां के आदिवासियों के जीवन को भी एक बार अवश्य देखना चाहिए। तो बेटा ये राजेंद्र अवस्थी जी द्वारा लिखित है अमरकंटक, जो एक तीर्थस्थल है। आपने बेटा इस पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, समझकर वह इसका अभ्यास कार्य आपने फाइंड आउट करना है, वह इसके प्रश्न उत्तर भी। ओके बेटा।